आज हम बात डॉक्टर की करेंगे, गढ़वा की चिकित्सीय व्यवस्था की करेंगे, क्योंकि कुछ जो जानकारी मिली है हमको और लगातार हम पत्रकार भी, आम आदमी भी, राजनीति से जुड़े हुए लोग, सभी लोग हम सदर अस्पताल की भी बात करेंगे, निजी नर्सिंग होम की भी बात करेंगे। सदर अस्पताल, आप इस जानकारी से बखूबी वाकिफ हैं कि अपने झारखंड में डॉक्टरों की भारी कमी है। अपने यहाँ बहुत कम डॉक्टर हैं, जितने अनुपात में होने चाहिए उतने डॉक्टर अपने यहाँ नहीं है। लेकिन जितने डॉक्टर हैं कार्यरत अपने सदर अस्पताल में, उनके द्वारा नियमित रूप से जो उनका समय निर्धारित है, जो दिन तय है, उसके अनुसार अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हैं, अस्पताल में मौजूद रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब जीना मरना, बीमार होना, सीरियस होना, यह तो ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे आपके किसी के हाथ में नहीं है। मैं खुद मरीज रहा हूं और वर्तमान में हूं भी, तो बेशक समझ सकता हूं। अब ऐसे में हम आप सदर अस्पताल में पहुंचते हैं और डॉक्टर पर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, वो डॉक्टर जो अभी वर्तमान में सदर अस्पताल में कार्यरत हैं, अपने ड्यूटी का निर्वहन करते हैं, आप इल्जाम उन पर लगाते हैं कि ड्यूटी में मौजूद नहीं रहते हैं या निजी क्लिनिक में रहते हैं। आप इस बात को समझिए कि अगर वो डॉक्टर एक साथ, सभी डॉक्टर जितने सदर अस्पताल में कार्यरत हैं, एक साथ अगर इस्तीफा दे दें और वहां से हट जाए, तब फिर क्या होगा? इस बात का कभी अंदाजा लगाया है? हम और आप, हम पत्रकार भी, हम खुद भी दोषवार हैं। हम भी कभी कभी उग्र हो जाया करते हैं, कुछ ना कुछ बोल दिया करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि जितनी डॉक्टर की जिम्मेदारी है, जितना उनका समय निर्धारित है, उस समय के अनुसार वो अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। तब उसके बाद फिर इल्जाम क्यों? हम आप बीमार होकर जाते हैं, क्या समझ के जाते हैं? क्या आपको मालूम है, क्या हमको मालूम है कि हम अस्पताल में जा रहे हैं, या तो सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, कि हम वहां से स्वस्थ होकर लौटेंगे या हमारी जिंदगी नहीं रहेगी? यह तो ऊपर वाले के हाथ में है भाई। तब फिर हम डॉक्टर पे इल्जाम क्यों? आपको याद है, मैं खुद का उदाहरण देता हूं हर बार। मेरा 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, तीसरा ऑपरेशन अभी बाकी है। दोनों बार मेरे पिताजी द्वारा डिक्लेरेशन लिखा गया था कि डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं होगी। उसके बाद भी आपके साथ भी यह बात हुआ होगा, आपके परिजनों के भी ऑपरेशन हुआ होगा। आप भी लिखे होंगे अस्पताल के कागज पर कि आप डॉक्टर की जिम्मेदारी कुछ नहीं है। तब फिर डॉक्टर दोषवार क्यों? हमें समझ आता है, कोई निरीक्षण करने अस्पताल में पहुंच जाता है तो डॉक्टर को दोषवार ठहरा देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का अंदाजा आप लगाइए, जितने डॉक्टर की कमी है, जितने डॉक्टर उसके अनुपात में नहीं है, कम डॉक्टर हैं, उसके बावजूद भी सदर अस्पताल का संचालन हो रहा है। इसको आप बड़ी बात मानिए। कमजोरी के बावजूद भी हमको आपको इलाजी सुविधा महफूज हो रही, मिल रही है, हम आप सुरक्षित रह रहे हैं। बात अब निजी क्लिनिक की बात आती है। हम अभी मौजूद है परमेश्वरी क्लिनिक में। अगर ऐसा सुव्यवस्थित, हर आधुनिक व्यवस्था से लबरेज परमेश्वरी क्लिनिक अगर मौजूद नहीं रहता, हमारी आपकी जान नहीं बचती। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसका वास्ता इस निजी क्लिनिक से नहीं पड़ा होगा? मैं नहीं समझ सकता हूं। क्या अधिकारी, क्या आम व्यक्ति, क्या राजनीति से जुड़ा हुआ शख्स, क्या हम पत्रकार, हर किसी का वास्ता पड़ा है। लेकिन कुछ ही दिनों पहले एक घटना घटती है। एक व्यक्ति यहाँ पर, एक महिला आती हैं, इलाजरत रहती हैं और उनकी तबीयत बिगड़ती है। क्या इलाजरत रहने के हालात में तबीयत नहीं बिगड़ सकती है? इलाज हो रहा था, उसके बावजूद भी इस अस्पताल में तोड़फोड़ किया गया। ठीक है, आप तोड़फोड़ कर लिए, अपने आप में आप खुश हो गए, हम भी खुश हो गए। कल को अगर जरूरत पड़ेगी तब फिर आप कहां जाइएगा? निजी क्लिनिक पर एक तोहमत लगाया जाता है, लेकिन आप समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि अगर ये मौजूद नहीं रहे तो हम कैसे इलाजी सुविधा हमें मिलेगी। हमारे साथ निशांत जी मौजूद हैं, जो
हम आप भी बखूबी समझ रहे हैं कि अपने यहाँ डॉक्टरों की कमी है, उसके बावजूद भी लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, लोगों की जानें बच रही है। आप आपने पढ़ाई शुरू किया, आप डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी किए, आप चाहते तो इस गढ़वा को छोड़कर भी जा सकते थे। तो पिताजी हम लोग के गार्जियन यहाँ पर अभी भी मौजूद है, अभी भी सेवा दे रहे हैं, लेकिन आप चाहते तो कहीं और जा सकते थे। आपने गढ़वा को क्यों चुना? पहले तो आशुतोष जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके का प्यार हमारे पिताजी को इस जगह ने दिया है, उसी का रिटर्न है ये समझिए। और हम लोग अपने बचपन में जब देखा करते थे कि जो एक माहौल था यहाँ पे चिकित्सकों का, वो इतना खुशनुमा हुआ करता था। और इवन सदर अस्पताल की बात करें तो हम लोग बचपन में भी सदर अस्पताल जाया करते थे, जिसमें सारे चिकित्सकगण बैठते थे और सभी मरीजों को देखते थे। और उस समय जो एक मरीज और एक चिकित्सक के बीच का जो कॉम्बिनेशन हम लोग बोले या, तो उसका जो इतना बढ़िया आउटकम हुआ करता था, बढ़िया लगता था देख के ना, तो उसकी वही एक इच्छा थी कि भाई शायद हम लोग भी इस क्षेत्र में अगर आते हैं तो क्यों ना हम अपनी जगह पे ही इसमें अगर हम लोग सहयोग कर पाए तो बेहतर होगा। हाँ, ये बात मैं जरूर आपको बोलूंगा कि चूंकि मैं एक सर्जन हूँ, मैं ऑपरेशन करता हूँ, हमारे लिए एक क्या बोला जाए तो संरचनात्मक मतलब एक स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो हमें एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ जाती है, जहां एक खूबसूरत ऑपरेशन थिएटर हो, वहां एनेस्थीसिया की मशीन हो, वहां पे डॉक्टर्स हो, आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर करने की जगह हो, उससे अटैच्ड आपको आईसीयू की सेवा की जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीजों को बनाने के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट करना सोचा, लेकिन वो सोच भी मैं अकेले नहीं कर पाता। उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पिताजी डॉक्टर जेपी सिंह और मेरी माताजी जो स्वर्गीय श्रीमती किरण सिंह, वो उनका सोच था और उसको हम लोगों ने शायद धरातल पे यहाँ पे लाया। बट क्या है कि आज भी पूरे भारतवर्ष में 80% चिकित्सा जो है वो प्राइवेट सेक्टर ही पूरी कर पा रही है। अब इस बात को समझिए कि हम गवर्नमेंट सेक्टर को कितना भी मजबूत कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जा रहे हैं और सेटिस्फैक्शन हम पेशेंट को नहीं दे पाते हैं। तो उस अवस्था में आज भी प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हेल्थ स्ट्रक्चर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। तो गढ़वा में आप अभी से लगभग 10 वर्ष अगर पहले चले जाइए तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों के पास ऐसा हॉस्पिटल भी था जहां किसी पेशेंट को एडमिट करके इलाज किया जाता था प्राइवेट सेक्टर में। तो उस चीज की बड़ी कमी हम लोग को खल रही थी और उस चीज की शुरुआत हम लोगों ने परमेश्वरी मेडिकल सेंटर के द्वारा देने की कोशिश की है। इस दौरान जब से इस सेंटर की शुरुआत हुई तब से कई ऐसे जटिल मरीज आए होंगे जिस लगा होगा कैसे इसकी जिंदगी बचाएं। कई बार हम लोग भी खबरों में इस बात को लाए हैं, कई बार हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कैसे कैसे जटिल मरीज आए यहाँ पर जिसके जिंदगी को आपने महफूज रखा, सुरक्षित रखा? कैसे कैसे मरीज की तो मतलब अगर मैं एग्जांपल देने लगूंगा तो ये महीनों बीत जाएंगे। सही बात। हर एक आईसीयू, मैं आपको बता दूं, हमारा जो पॉपुलेशन है 1 लाख पॉपुलेशन पे 10 बेड की आईसीयू की आवश्यकता है। ये हम नहीं, ये WHO का नॉर्म्स बोलता है। तो आप समझिए कि हमारे पूरे गढ़वा जिले का पॉपुलेशन लगभग 3.5 से 4 लाख है। तो कम से कम 4 आईसीयू जहां पे कम से कम 40 से 50 बेड की आवश्यकता है। और आज अभी स्थिति क्या है, एक आईसीयू अभी हमारे यहाँ, एक क्वालिफाइड आईसीयू जिसको बोलते हैं, जहां ये नहीं, आईसीयू का मतलब ये नहीं होता कि आप एक मॉनिटर लगा दीजिए और एक बेड लगा दीजिए और वो टू टू आवाज कर रहा है। उसके लिए बहुत तकनीक चीजें होती है, वो सारे चीज अवेलेबल होने चाहिए। प्लस एक डॉक्टर की जरूरत है जो 24 घंटा मरीज के साथ होता है। ये नहीं कि हम एडमिट कर दिया और हम वहां से चले गए, उसका मतलब आईसीयू नहीं है। वेंटिलेटर की सुविधा, 24/7 ऑक्सीजन की सुविधा, उसके साथ उसको सपोर्टिव सिस्टम जिसको लैब बोलते हैं, एबीजी मशीन होते हैं, डिफिब्रिलेटर मशीन, ये सारे चीजों की आवश्यकता आपको एक आईसीयू में होती है। प्लस एक क्वालिफाइड नर्सिंग टीम की आवश्यकता होती है जो सिर्फ डेडिकेटेड आईसीयू मैनेजमेंट देख सके। तो इन सब को पूरा करने में
आप समझ लो कि हम लोग जब स्टार्ट किए इस हॉस्पिटल को तब से लगभग 7 से 8 साल हमें लग गया इस चीज को स्टार्ट करने में। आज भी ये बहुत टफ डिसीजन है कि जैसे आपने बोला कि क्या क्या केस बचा पाए सर, आप जानते हो कि हमारे यहाँ स्थिति क्या है। हार्ट अटैक के मरीज रात के 12 बजे 1 बजे अगर कुछ दिक्कत होती है तो आपके हॉस्पिटल में आते हैं, उन्हें बचाने का कितने मरीज गए हैं पता नहीं। सांस लेने में जो अस्थमा का पेशेंट होता है, मेडिकल चीजें बात कर रहे हैं, बहुत सारे जो किडनी पेशेंट हैं, इमरजेंसी में उन्हें हम लोगों ने वेंटिलेटर पे रखते हुए डायलिसिस किया है और उनको बचा के भेजा है। ये तो पार्ट मेडिसिन का पार्ट है जो आईसीयू। पॉइजनिंग के पेशेंट हम लोग एडमिट अभी करते जो पहले कभी नहीं हुआ करते थे। हैंगिंग जो फांसी लगा लेते हैं घर में, उन्हें बचाने का काम हुआ है। तो ये सारे मेडिको लीगल केसेस भी अभी हम लोग ट्रीट करते हैं। सर्जिकल पार्ट से देखिएगा, देखिए जो आदमी सर्जरी करता है तो वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि पेशेंट के लिए बेहतर हो। कभी कभी सर्जरी के बाद भी, एक अच्छी सर्जरी के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस कुछ आते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस को कम करने या उसको बेहतर करने की कोशिश होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस कहां नहीं आते हैं? जहां या तो काम ही नहीं होता है या जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। तो कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगे क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान के द्वारा ही काम होता है। अब रही बात कि कुछ ऐसे पेशेंट्स, मैं आपको अगर देखा जाए तो हर एक हफ्ते ऐसे ऐसे ऑपरेशंस अभी हुए हैं। अभी रिसेंट, अभी जो घटना की आपने चर्चा की, इसी दौरान जिस समय ये घटना हुई उस समय हमारे हॉस्पिटल में 5 ऐसे मरीज थे जो शायद नहीं बचते, और वो सारे मरीज बेहतर होके अभी घर जा चुके हैं, या कुछ 1-2 लोग अभी बचे हैं वो भी जाएंगे, जिनके पेट में छेद हो गया। और एक यंग लड़का है जिसका अपेंडिक्स बस्ट हो गया, 10 दिन से वो घूम रहा था, नहीं बचता, खरौंदी का प्रखंड का था, आज वो दिखाने आया था, बेहतर होके गया। उसी तरह एक और मरीज है बेचारे जो बाहर काम करते थे, यंग लड़का, हर्निया फंस गया बेचारे का, इतना फंस गया कि उसका पूरे आंत में 4 जगह छेद हो गया। चारों जगह को हमने ठीक करके उसको बेहतर करके, ऑपरेशन के बाद भी वो 2 दिन वेंटिलेटर पे रहा, नहीं उठने की आस थी, मैं बोलता नहीं उठने की आस, फिर भी वो पेशेंट जब ठीक होके गया तो मुझे कितना अच्छा लगा होगा, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसकी उम्मीद नहीं थी और वो उठ के जा रहा है। अब मेरा नहीं, आप मेरा भी उदाहरण दे सकते हैं। आपको मेरे पिताजी ने कहा कि पूरा पेट चीर कर नहीं करना है, लेप्रोस्कोपी विधि से करना है, लेकिन आपने वही किया भी क्योंकि मेरा जटिल मामला था। उसके उदाहरण दे सकते हैं आप। बेशक आपकी बात की जाए तो आशुतोष जी को मैं आपको बता देता हूं, इनको बिलियरी पैनक्रेटाइटिस डिजीज था, जिसमें पित्त की थैली में पथरी होती है और उसमें से एक कुछ पथरी जो है पित्त की नली में नीचे उतर गई, इन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया। उसके बाद इनको स्टेंट लगाना पड़ा, सीबीडी स्टेंट लगाया गया। स्टेंट लगाने के बाद जब जॉन्डिस कम हुआ तब इन्हें ऑपरेशन करने की सलाह दी गई थी। ये सारे लोग, जो भी सर्जन ऑपरेशन करते हैं वो सारे लोग जानते हैं कि जो पोस्ट ईआरसीपी स्टेंट लगाए गए पेशेंट में दूरबीन से ऑपरेशन करना बहुत ही कठिन होता है। हम लोगों ने आशुतोष जी को एक चैलेंज के रूप में लिया और नॉर्मली शायद हम लोग एक मोमेंट ऐसा आया जहां की लाया कि नहीं, आज अब हम लोग इनको कन्वर्ट करके ओपन सर्जरी करेंगे, बट सक्सेसफुली इनका ऑपरेशन किया गया और ही परफेक्टली ऑल राइट। नेक्स्ट 2 दिन में वो घर भी गए थे। हाँ, सिपाका की बात करें हम, जिससे शुरुआत हो रही थी उस रोज भी हम लोग मौजूद थे, हम सभी पत्रकार भाई। होता है कि लोग निजी नर्सिंग होम की शुरुआत करते हैं, एज यूजुअल चल रहा है, लेकिन आपने बेहतर चिकित्सक, बेहतर नर्सेज की सबकी व्यवस्था की और एक वेल क्वालिफाइड, देखिए आईसीयू में को रन करने के लिए क्वालिफाइड पर्संस की जरूरत है। अभी हमारे पास 2 ऐसे डॉक्टर हैं जो कि हमारे डॉक्टर रफीक एक है जो कि हैदराबाद से हैं और एक डॉक्टर अभिलाष है, वो खुद हैदराबाद से हैं। इन लोगों ने एक आईसीयू में प्रॉपर ट्रेनिंग की है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे डॉक्टर निशांत को ही हमेशा वहां बैठना पड़ेगा, डॉक्टर जेपी सिंह को ही देखना पड़ेगा। क्योंकि हम स्पेशलिस्ट हैं तो हमारे अगर पेशेंट्स में किसी सर्जिकल एडवाइस की जरूरत होती है तो हम जरूर जाते हैं, फिजिशियन की जरूरत है तो हम सर देखते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसेस हैं
जहाँ पे टेली कम्युनिकेशन की बात, जहाँ पे जो सीनियर कंसल्टेंट है उनसे हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं और उनके पेशेंट के ट्रीटमेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी बेस्ट पार्ट ये है कि इमरजेंसी कंडीशन में गोल्डन आवर की हम लोग चर्चा हमेशा करते रहे हैं। तो उस टाइम पे अगर आपको आईसीयू का सपोर्ट मिलता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि शुरुआती दौर का ट्रीटमेंट किया हुआ पेशेंट का आउटकम ही आपको बता पाएगा कि लंबे समय में क्या होने वाला है। ऐसे बात हम फिर जुड़ेंगे आपसे, लेकिन उसके पहले आप दिखा दें कि कोई भी चिकित्सक, हम या आप, कोई सफलता हासिल करते हैं तो ये जब पुरस्कारों की श्रृंखला आप देख रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं मिला करता है। यह तब मिला करता है जब हम आप उस लायक काम किया करते हैं। हम आप किसी क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में, चिकित्सीय सेवा के क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में अगर आप जब बेहतर करेंगे तभी तो इतना पुरस्कार हमें मिलेगा। आप चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर डॉक्टर ईशान जी बैठे हुए हैं, उनके चारों तरफ ये पुरस्कारों की जो श्रृंखला लगी है, ये ऐसे ही नहीं लगी है। इनके द्वारा उस लायक व्यवस्था की गई, उस लायक इलाजी सुविधा प्रदान की गई है। और केवल यही नहीं, यह बाहर भी जाया करते हैं। आपको हम बता दें, आपको जानकारी दे दें, आप जिस अस्पताल पर तोहमत लगाते हैं, जिस अस्पताल को आप तोड़ फोड़ करते हैं, आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर वो व्यक्ति चाहते तो कहीं और चिकित्सीय सेवा में मसरूफ रहते, लेकिन आपके लिए, हमारे लिए, इस गढ़वा के लिए, इस गढ़वा के आवाम के लिए, इस गढ़वा के गरीब के लिए, जिन्हें इलाजी सुविधा पूरी तरह से मुकम्मल मौजूद नहीं है, उनके लिए इन्होंने गढ़वा को ही चुना कि नहीं, हम और कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी गढ़वा में रह करके और जो अपना अनुभव है, जो अपनी शिक्षा हासिल की है, उसका लाभ यहाँ के लोगों को मिले, इसके बारे में सोचा। तब फिर हम आप क्यों इल्जामात लगाते हैं, क्यों दोषारोपण करते हैं, क्यों तोहमत लगाते हैं, यह बात सोचना पड़ेगा। ऐसे भी कहा जाता है कि डॉक्टर, पुलिस और वकील पर से कभी उलझना नहीं चाहिए। ये तो हम साधारण बात कर रहे हैं, इस बात कहना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि गढ़वा अपना वो जिला है जिसे पिछड़ा जिला कहा जाता है, जहां पर कोई सुविधा मौजूद नहीं है, ऐसी बात कही जाती है। आप समझ सकते हैं, हम एक बार फिर से दोहराएंगे वही बात कि सदर अस्पताल में भी हम आप पहुंच करके और डॉक्टर पर दोषारोपण करते हैं, निजी अस्पताल परमेश्वरी हॉस्पिटल में पहुंचकर तोड़ फोड़ करते हैं। इससे बाज जाइए। हमको, आपको, सभी को कभी भी डॉक्टर से जरूरत पड़ सकती है। भगवान ना करे हम किसी जटिल मर्ज के मरीज हों, साधारण रूप से बीमार होने पर भी हमें जरूरत डॉक्टर की पड़ेगी। इसलिए अब दिल में इस बात को गांठ बांध लें कि हम, जो डॉक्टर हमारे यहाँ उपलब्ध है, उनके भरोसे ही हमारी जिंदगी सुरक्षित रहनी है, महफूज रहनी है। इस बात को अपने गांठ बांध करके और चलना है, और डॉक्टर पर बिना दोषारोपण किए हुए, क्योंकि जिंदगी रहना नहीं रहना ऊपर वाले के हाथ में है। धरती के भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर, ऊपर वाला भगवान ने हमें जिंदगी दिया है, उस जिंदगी में अगर कहीं कोई बाधा आती है, उससे बचाने का काम डॉक्टर करते हैं। तो आप इस बात की गांठ बांध ले कि हमको, आपको कहीं से भी अब डॉक्टर पर दोषारोपण नहीं करना है। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।